हेलो, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। होपफुली बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आज की क्लास में बेटा जो वेक्टर की अपनी सीरीज चल रही है, उस वेक्टर के सीरीज़ में अगला लेक्चर हम पढ़ते हैं और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे किसका, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन का। रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम बात करते आ रहे थे इतनी क्लासेस की कि भैया इसके लिए कुछ अलग रूल्स हैं अपने लिए वेक्टर्स एडिशन के, तो वो कौन कौन से रूल्स हैं। तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर पढ़ेंगे बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और बेटा फिर एक पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कुल मिलाकर के 3 रूल्स पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं किससे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। सो लेट अस स्टार्ट विद ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ। तो बेटा जो ये रूल्स हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं रूल्स की मदद से क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे। जो एल्जेब्रिक वाला जो फंक्शन अब तक तुम पढ़ते आए थे, ऑपरेशंस पढ़ते आए थे, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो क्या कहता है ट्राइंगल लॉ, कहता है कि इफ 2 वेक्टर्स, बेटा इसका जो सार जो है ना, एक्चुअल में इसका ट्राइंगल लॉ का इसके डेफिनेशन में ही सब कुछ छिपा हुआ है, वो अच्छे से समझ लो। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड along the 2 adjacent sides of a triangle, 2 adjacent sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle, taken in opposite order, triangle taken in opposite order। ये तो बेटा डेफिनेशन है आपकी किसकी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो इस डेफिनेशन में क्या कहना चाहता है वो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो इसमें 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस रूल को समझने के लिए। एक टर्म तो हो रही है बेटा क्या, सेम ऑर्डर, और एक जो टर्म यूज़ हो रही है दैट इज़ ऑपोजिट ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर क्या होगा और ऑपोजिट ऑर्डर क्या होगा ये समझ लेते हैं ज़रा एक बार, फिर इस ट्राइंगल लॉ को समझेंगे। वो कहते हैं कि अगर 2 वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अलॉन्ग द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। तो भाई सेम ऑर्डर का मतलब समझो, सेम ऑर्डर का मतलब आपने क्या पढ़ा था बच्चे कि भाई सर कोई भी एक वेक्टर था, उसके 2 पार्ट थे ना, एक हेड था और एक टेल था। तो सेम ऑर्डर का मतलब क्या होगा बेटा, मान लो पहले आपके पास टेल है, फिर हेड आएगा, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड। ये जो सीक्वेंस चलेगी, इस सीक्वेंस को सेम ऑर्डर कहा जाएगा।
इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, मान लो कि ये यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये टेल आया, यहाँ हेड आया, तो वही सेम सीक्वेंस चलनी चाहिए। टेल आया, हेड आया, अब टेल आना चाहिए, ये टेल, ये हेड। अब आप मान लो और आगे देखना चाहते हो तो यहाँ पे फिर टेल होना चाहिए और यहाँ पर हेड होना चाहिए। ये जो सीक्वेंस है इसी को बेटा क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाएगा सेम ऑर्डर, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है बेटा दैट इज ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर, तो बेटा ये सबको क्लियर होगा ना। सेम ऑर्डर मतलब टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ये जो सीक्वेंस चलेगा इसको सेम ऑर्डर कहा जाएगा। ऑपोजिट ऑर्डर किसको कहा जाएगा कि भैया टेल आया, फिर हेड आया, अब हेड आया, फिर टेल, यानी कि दो हेड और दो टेल को इंसाइड करेंगे हमेशा। कैसे बेटा, एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर भी, ये देख लो बेटा, ये टेल, ये हेड, अब यहाँ हेड ही होना चाहिए, ये हेड, ये टेल। इस तरह का जो सीक्वेंस होगा उसको कहा जाएगा बेटा ऑपोजिट ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है। टेल हेड, दिस इज द सेम ऑर्डर, टेल हेड हेड टेल टेल हेड, ये सीक्वेंस कहा जाएगा ऑपोजिट ऑर्डर बेटा। चलो अब जरा ट्राइंगल लो को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं बेटा। ये एक बार बेटा ये नोट कर लो ताकि मैं अब ट्राइंगल लो को आपको समझा दूँ, देखो, या फिर यही समझ लेते हैं। देखो कहता है कि दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो किसके अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मान लो कि बेटा एक वेक्टर तो ये है, कह रहे हैं कि सेम ऑर्डर में रखना है। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया बेटा, मान लो कि भाई ये वेक्टर तो ए है, टेल हो गया, हेड हो गया। अब बेटा सेम ऑर्डर में रखना है तो यहाँ पे आपको फिर से टेल रखना पड़ेगा और यहाँ हेड आएगा, ये वेक्टर बी हो गया। तो कह रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर का जो सम है या जो रिजल्टेंट है दैट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। मतलब यहाँ पे टेल है तो बेटा यहाँ पे टेल आना चाहिए और हेड की जगह हेड आना चाहिए। ये जो है ये आपका रिजल्टेंट कहलाएगा बेटा वेक्टर ए प्लस बी। ये बेटा ये सिंपल सा ये आपका क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो डेफिनेशन होगी ना बेटा कि अगर आप क्या करो बेटा, फिर से ध्यान से समझ लो कि अगर आप दो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो, आप दो वेक्टर्स को टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हो तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा दैट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बट टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। क्लियर है एवरीवन बेटा, सबको क्लियर है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जरा बेटा अब वेक्टर की बात करें तो अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होगा, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। नोट करो एक सेकंड। चलो बेटा देखो अब जरा, अब ट्राइंगल लॉ का हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ की मदद से जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और बेटा उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं कि क्या मैग्नीट्यूड आएगा और क्या डायरेक्शन आएगा। तो बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि मुझे वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था उसकी लेंथ चाहिए होगी, है ना। लेंथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, मैग्नीट्यूड के। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो उसी चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो कैसे, देखो बेटा ये आपका वेक्टर ए मान लो, ये आपका वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर बी, और बेटा इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये हम बी लिख लो, चलो वो ये आएगा बेटा, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर। और मान लो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा ये आपका अल्फा एंगल बना रहा होगा और वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वह एंगल थीटा है। आप आराम से देख पाओगे बेटा ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो यानी कि दो एंगल वेक्टर ए और बी यानी कि दो वेक्टर्स ए और बी थीटा एंगल पर अगर एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो अल्टीमेटली मुझे कुछ ही नहीं करना बेटा, ये वेक्टर ए लिखा है तो इसका मतलब इस वेक्टर की लेंथ ए है, वेक्टर बी लिखा है तो उसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैं कहता हूँ कि ये बेटा पॉइंट ए लिख दो, ये पॉइंट बी लिख देते हैं और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी लिख देते हैं। हमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें लेंथ ओ बी कैलकुलेट करनी है। तो भाई इसके लिए क्या करता हूँ मैं, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे,
लेट दिस पॉइंट बी एम। अब बेटा इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप ध्यान से देखो कि ये वेक्टर b लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लेंथ b है। ये लेंथ अगर b है बेटा तो ये वाली जो लेंथ आएगी आपकी यह b साइन थीटा आएगी, और बेटा ये वाली लेंथ आपकी b कॉस थीटा आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा ये बहुत अच्छे से हमें मालूम है कि मैग्नीट्यूड जो आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू लेंथ ओ बी। वो जो लेंथ ओ बी है बेटा उसके बराबर आएगा, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब देखो जरा, इन ट्राइंगल बेटा ये बड़ी वाली जो ट्राइंगल ओ बी एम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल ओ बी एम। इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ मैं। पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो आप क्या लिखेंगे बेटा, ओ बी स्क्वायर जो है वह इक्वल होगा किसके, बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर बेटा। तो ओ बी को तो बेटा आर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर, बी एम जो है आपका बेटा वो बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा ओ एम जो टोटल लेंथ है ना, ये वाली जो ओ एम लेंथ है ये दिस प्लस दिस लिख सकता हूँ, मतलब कि ओ ए प्लस ए एम लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ए एम, उस पूरे का होल स्क्वायर। देखो बेटा और इस तरफ इसको सॉल्व करते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेटा ओ ए जो है वो किसके बराबर है, वो तो ए के बराबर ही है, और बेटा ये ए एम किसके बराबर है, ये बी कॉस थीटा के बराबर है। तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेटा ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने। अब आप देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, देखो जरा, ए स्क्वायर तो इसको एज इट इज़ लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये सब बहुत अच्छे से जानते हो, ये 1 के बराबर है। तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये देखो बेटा कितना आराम से हमने मैथ्स का इस्तेमाल करते हुए, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा, चलो देखो आगे। तो ये तो बेटा आपने कैलकुलेट कर लिया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि बेटा ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए, ये बहुत बार काम आने वाला है ना, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेटा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब बेटा इसकी डायरेक्शन की बात रह गई है, डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन तो फिजिक्स में बेटा जो डायरेक्शन बताएंगे वो इन टर्म्स ऑफ एंगल ही बताएंगे, है ना। तो देखो एक तरीका तो ये कि एंगल अल्फा देखो, तो बेटा एक तरीका तो ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको कि सर टेन अल्फा टेंजेंट अल्फा, देखो बेटा बड़ी वाली ट्राइंगल में वो क्या आएगा, बी एम दैट इज बी साइन थीटा अपॉन बेस दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बेटा एक फार्मूला तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी। एक बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, साइन अल्फा, है ना, साइन की फॉर्म में लिख सकते हो आप, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। ये वाला जो फार्मूला जो बेटा बाद में जो हमने लिखा है, ये फार्मूला तब यूज़फुल होगा, तब इम्पॉर्टेंट होगा जब हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो।
और बेटा ये दोनों ही जो एंगल आपने अल्फा जो बनाए हैं बेटा वो वेक्टर ए के साथ बनाए हैं। तो आप देखो वेक्टर ए के साथ बनाए तो वेक्टर ए न्यूमरेटर में नहीं आ रहा है, वह सिर्फ डिनोमिनेटर में आपको दिखाई देगा। तो दिस इज द ट्राइंगल लॉ बेटा। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो आपने कैलकुलेट कर लिया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। टेन अल्फा आपने कैलकुलेट कर लिया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, या फिर साइन अल्फा की फॉर्म में आपने लिखा बी साइन थीटा अपॉन आर। जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो तब इंपॉर्टेंट होगा जब आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो। नाइस, नोट कर लो बेटा, और ज़रा इस पर बातें करेंगे अब। चलो बेटा अब देखो, अब ये जो रिजल्टेंट आपने कैलकुलेट किया बेटा इसके कुछ हम स्पेशल केसेस करते हैं पहले ज़रा, और वो रिजल्ट हमें बार बार काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखो देखते हैं भी, देखो ज़रा भाई रिजल्टेंट का दो फार्मूले हमने पढ़े हैं, दोनों फार्मूले ज़रा आप देख लो, याद हो जाने चाहिए सभी को। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बेटा थीटा दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल है। बेटा एक और फॉर्मूला पढ़ा था, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, या फिर बेटा साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन आर। ये फार्मूला बेटा अब तक हम डिराइव कर चुके हैं। अब यहाँ से मैं कुछ स्पेशल केसेस डिराइव कर रहा हूँ, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बेटा थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, इस तरीके से बेटा ये आपका वेक्टर ए। बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने वेक्टर ए लिखा है, वेक्टर ए लिखने का मतलब बेटा ये भी होगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो देखो अब जरा फॉर्मूले से बात करो बेटा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 तो बेटा 1 होगा, तो ये आपका आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको बेटा सॉल्व करते हैं, देखो जरा r इज इक्वल टू आ गया, ये आप इसको ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी आ गया आपके पास। यानी कि भी दो वेक्टर्स अगर सेम ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे बेटा तो सीधी सी बात है दोनों की डायरेक्शन ही सेम है, फिर तो सीधा सीधा उनको जोड़ दो, वही डायरेक्शन आ जाएगी, a प्लस बी विल बी द रिजल्टेंट। इसके साथ एक बात यह भी है बेटा कि देखो जरा मैं कहता हूं कि ये आर मैक्स भी है, आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जो बेटा रिजल्टेंट मैक्सिमम आ सकता है ना, दोनों वेक्टर्स का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है वो a प्लस बी ही आ सकता है। उसको समझने का एक और तरीका आप देख सकते हो बेटा, आप r इज इक्वल टू क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए ना, फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट कॉस थीटा शुड हैव मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू बेटा मैक्सिमम होनी चाहिए। और भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो कॉस थीटा की है वो 1 है, वो 1 कहाँ पे आती है, यानी कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स आर इन
सेम डायरेक्शन। तो ये बात समझ में आ गई है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम हो सकता है या मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों। और बेटा वो जो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा दैट इज a प्लस बी। तो यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हो, बड़ा प्यारा सा नोट, क्या, वेक्टर a एंड वेक्टर b का रिजल्टेंट, वेक्टर b का रिजल्टेंट a प्लस बी से ज़्यादा नहीं हो सकता, से ज़्यादा नहीं हो सकता। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं बेटा, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि बेटा जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो तो सेम ही डायरेक्शन आएगी दोनों की, है ना। यानी कि वेक्टर ए, बेटा ऐसे समझो आप, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो बेटा जो रिजल्टेंट आएगा इनका वो इस तरीके से आ जाएगा, डायरेक्शन दोनों की सेम ही रहेगी, बट मैग्नीट्यूड ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर दोनों वेक्टर्स बेटा सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। देखो जरा, देखो बेटा और बातें देखते हैं जरा इसके बारे में। देखो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि मान लो ये कोई ब्लॉक है, इस पर बेटा एक फोर्स 3 न्यूटन लग रहा है और एक फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है। तो बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा होगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 3 + 2 दैट इज़ 5। और बेटा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे कर दूंगा रिजल्टेंट को कि ये m है बेटा और इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। यानी कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहे हैं तो एक बात तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट सेम ही डायरेक्शन में आएगा और वह मैक्सिमम रिजल्टेंट भी होगा, ये बात भी पता हो हमें। ठीक है बेटा। नाउ सेकंड केस, सेकंड केस क्या बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब यह भी हुआ बेटा दैट इज वेक्टर a एंड b आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, मान लो कि ये कोई ब्लॉक है तो इस पे वेक्टर a अगर इधर कर रहा है तो वेक्टर b इस तरफ एक्ट कर रहा होगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड देखो फील तो आ रही है कि सर वो a माइनस बी ही होगा, बट उसको लॉजिकली भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे, r इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री। और बेटा हम जानते हैं क्या कि कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है -1। तो इस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बेटा आ जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और बेटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। मैं इसको मॉड a माइनस बी लिख देता हूँ, मॉड a माइनस बी लिख दिया बेटा मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अगर a बड़ा हुआ तो बेटा क्या आ जाएगा a माइनस बी, अगर b बड़ा हुआ तो b माइनस a आ जाएगा। तो मैंने इसको मॉड की फॉर्म में लिख दिया है ना। लेकिन डायरेक्शन की, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी देख लेते हैं बेटा साथ साथ। कहता है कि इफ magnitude of vector A is greater than magnitude of vector B, then the resultant vector or then resultant vector
वेक्टर इज अलोंग, जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो किसके अलोंग आएगा, अलोंग ए ही आएगा। लेकिन अगर क्या हुआ, इफ मॉड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वेक्टर ए, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग वेक्टर बी, है ना बेटा। अगर मान लो कि ऐसे हुआ ना, कि ऐसे देख लो बेटा कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और बेटा अगर क्या हुआ कि ए बड़ा हुआ बी से, तो उस केस में रिजल्टेंट जो है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा हुआ कि ये ए और ये बी, और बेटा अगर बी बड़ा है ए से, तो उस केस में कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको बेटा, ये डायरेक्शन ये आएगी एंड इट विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। बी माइनस ए इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा, नोट करो जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट। अब आगे देखो, इसी में देखो और जरा इसकी खास बात, ये जो केस 2 है आपकी, इसी की एक खास बात और कर लेते हैं। बेटा कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिनिमम रिजल्टेंट भी होगा। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम रिजल्टेंट, है ना। मैं कहता हूँ कि आर मिनिमम जो है वो मॉड ऑफ ए माइनस बी ही होगा। ऐसा आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, इसको ज़रा प्रूव अगर करना चाहो तो, कि सर ये क्या होता है, आर इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है बेटा। तो अगर आपको क्या चाहिए, फॉर आर मिनिमम, आर की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या चाहिए होगा बेटा, कॉस थीटा शुड बी मिनिमम। कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। और बेटा कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू से क्या मतलब हुआ कि भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा तो होती है सर, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू -1, ये आपने पढ़ा था पहले भी। और कहाँ होती है, थीटा की वैल्यू से 180 डिग्री होगी। क्लियर है सभी को। और बेटा ये वही केस हमने किया था, यानी कि जो आर मिनिमम होगा दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड। सो अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इसका मतलब बेटा ये है, आप यहाँ पे नोट लिख सकते हो क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट मॉड ऑफ ए माइनस बी से कम नहीं हो सकता, से कम नहीं हो सकता। है ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो मिनिमम रिजल्टेंट आ जाएगा। ये बात कुल मिलाकर के समझ में आई। तो यहाँ से भी अब एक बात और भी समझ में आ जानी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्या कि रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स A and B lies from R minimum to R maximum। रिजल्टेंट की वैल्यू बेटा ना आर मिनिमम से कम हो सकती है ना आर मैक्सिमम से ज़्यादा हो सकती है। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि आर शुड बी ग्रेटर देन आर मिनिमम। आर मिनिमम से तो वैल्यू बराबर या बड़ी हो सकती है, बट आर मैक्सिमम के बराबर या छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप मिनिमम की वैल्यू बेटा क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। ये दोनों ही बेहतरीन रिजल्ट, बहुत ही काम के रिजल्ट्स। इस पर क्वेश्चन बेटा करेंगे, अभी करवा देता हूँ जरा छोटा सा एक क्वेश्चन। तो मान लो बेटा आपको कहा जाए कि दो फोर्सेज हैं, एक 7 न्यूटन और एक 3 न्यूटन।
तो इनका रिजल्टेंट क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो भाई आपको क्या देखना है, पहले तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखो। तो बेटा मिनिमम वैल्यू तो क्या आएगी 7 - 3 दैट इज़ 4 न्यूटन। और भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है बेटा 7 + 3 दैट इज़ 10। तो यानी कि एनी वैल्यू फ्रॉम 4 to 10 न्यूटन इज पॉसिबल। किसी भी है ना अलग अलग एंगल पर इनमें से कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, लेकिन 4 से कम पॉसिबल नहीं है और 10 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ये नोट करो। ठीक है बेटा। और देखो इसमें एक केस और करते हैं बेटा, है ना। 2 केस कर लिए कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या आया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या आया। अब एक केस करते हैं अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना, दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा लेट अस से केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो बेटा उस केस में क्या होगा रिजल्टेंट, r इज इक्वल टू √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90 डिग्री। और cos 90 तो बेटा 0 होता है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रिजल्टेंट कब आएगा बेटा, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये वेक्टर a, ये वेक्टर b और ये इसका भाई रिजल्टेंट आया, ये एंगल अल्फा। तो बेटा एंगल अल्फा भी आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, tan अल्फा विल बी इक्वल टू b/a। ये आपने एंगल भी लिख दिया। तो बेटा यहाँ से आपको मैंने पहले भी सिखाया था, अल्फा अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स b/a। तो बेटा दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पर होंगे तो उनका रिजल्टेंट आएगा √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उनके बीच में जो एंगल आएगा वेक्टर a और रिजल्टेंट के बीच में दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b/a। ये आएगा बेटा, ठीक है। चलो अब बेटा यहीं पे है ना एक काम करते हैं कि ये ट्राइंगल लो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन सारे एक साथ ही कर लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ बेटा एक तरह से कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ जो है ये ट्राइंगल लॉ का ही क्या है, एक्सटेंशन है। वो क्या कहता है कि इफ two vectors are represented along the adjacent sides of a triangle, adjacent sides of a triangle of a parallelogram, adjacent along the adjacent sides of a parallelogram with common vertex as their tails, है ना, टेल्स उनकी क्या होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स की तरह काम करना चाहिए। देन their resultant will be along the diagonal of the parallelogram। नोट करो बेटा, फिर इसको समझा देते हैं एक बार।
देखो बच्चों क्या कहना चाहता है ये, कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनको आपने, है ना, देखो दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया, तो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स होगी, तो बेटा पहले तो पैरेललोग्राम को पूरा कर दो, ये आ गया, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। देखो तो कहते हैं कि अगर आपने इन दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, है ना, ये इसको थीटा को यहाँ लिख देता हूँ, तो रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल, दिस इज योर वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यानी कि अब इम्पॉर्टेंट ये हो गया है कि भैया यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा क्योंकि एंगल सेम था। तो भाई अगर देखो ये वाली लेंथ अगर b है तो बेटा ये जो लेंथ है ये भी आपकी b हो गई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल थीटा भी हो गया। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, देखो ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आप देखो जरा ध्यान से कि तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि ट्राइंगल लॉ के अंदर हुआ था, डिटो। अगर इतना इतना देखो तो ये ट्राइंगल लॉ ही दिख रहा है, और अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये वाली जो थी इसको अगर मैं फ्रीली मूव करवा के यहाँ ले आऊँ तो ये ट्राइंगल लॉ ही बन गया। तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल लॉ में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, बट जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो बिल्कुल सिमिलर ही आएगा। आप यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा बेटा उसका मैग्नीट्यूड सिमिलर लिखोगे, सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे जो ट्राइंगल लॉ से आपने डिराइव किए थे, वही सेम रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। तो ये कुछ नया नहीं है बेटा, यह सिर्फ किसका एक्सटेंशन है, यह सिर्फ ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है ना बेटा, ये सिर्फ क्या है, ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, कुछ नया नहीं है। ठीक बात है, नोट करो बेटा जल्दी से। तो बेटा एक बात ये ध्यान रखना कि चाहे आप पैरेललोग्राम से एडिशन करो चाहे आप ट्राइंगल लॉ से एडिशन करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो सेम ही आने वाला है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं ना। ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया है। अब इसका जो भी हमने डेरिवेशन किया ना वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसकी, और अगली ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।